हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेंस क्या है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो सपोज करो हमारे पास ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस। हमने क्या ले लिया, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और इस पर हमने क्या रखे, हमने कंसिडर करें हमारे पास दो मास है, ये है मास m1 और ये है मास m2। हमने क्या ले लिया, दो मास ले लिए, कहाँ पर रखा, उनको एक्स एक्सिस पर। मास m1 की ओरिजिन, ये क्या है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी कंसीडर की x1, और मास m2 की ओरिजिन से डिस्टेंस हमने कितनी कंसीडर कर ली x2। तो इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा, क्या है सेंटर ऑफ मास है क्या, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स का अगर एक सिस्टम है, तो उन सभी पार्टिकल का जो टोटल मास है उस मास को हम किसी एक पॉइंट पर सेंटर्ड कंसीडर कर सकते हैं। हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स है उन सभी पार्टिकल्स का जो सिस्टम है उसका टोटल मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसीडर मान सकते हैं कि वहाँ पर पूरा टोटल मास उसका सेंटर्ड है। उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो अगर इन दो पार्टिकल्स के सिस्टम का मुझे क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास, तो इन दोनों पार्टिकल्स का जो मासेज है उनका सेंटर ऑफ मास हमने कंसीडर कर लिया। सपोज करो यहाँ पर है और इस पॉइंट की हमने ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी कंसीडर कर ली, इस पॉइंट की हमने ओरिजिन से डिस्टेंस कंसीडर कर ली कैपिटल एक्स। कितनी कंसीडर की, कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स विल बी गिवन बाय m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर हमें बतानी है तो उस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन x इज इक्वल टू कितनी रहेगी, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर ये दोनों जो मास है वो दोनों इक्वल है, दोनों मास कैसे इक्वल, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, दोनों के मास अगर इक्वल है तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा m1 की स्पेस पर भी हम m पुट करेंगे, m2 की स्पेस पर भी क्या पुट करेंगे, m। तो m x1 प्लस m x2 अपॉन m प्लस m, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, दोनों में से m क्या आ जाएगा, कॉमन। तो हमने m को निकाल लिया कॉमन, अंदर क्या बचा x1 प्लस x2 और अपॉन में m प्लस m कितना आ जाएगा 2m। इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इस m से ये m क्या हो गया, कैंसल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, x1 प्लस x2 अपॉन 2। मतलब अगर हमारे पास दो सेम मासेस का सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसमें दो मासेस है, उन दोनों का मास क्या है, अगर इक्वल है तो उनका सेंटर ऑफ मास x इज इक्वल टू कितना रहेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो सपोज करो x1 की वैल्यू है अगर 2, x1 की वैल्यू कितनी है 2 और x2 की वैल्यू कितनी है 4। हमने ऐसे ही कोई भी दो वैल्यूज़ ले ली, x1 की वैल्यू 2 ली, x2 की वैल्यू 4 ली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 अपॉन 2, ये वैल्यू आएगी। यहाँ पर हमने 2 रखा, यहाँ पर 4 रखा, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 अपॉन 2 मतलब 3। तो मतलब हमारा जो सेंटर ऑफ मास है x की वैल्यू कितनी रहेगी 3। तो इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी थी, m1 की डिस्टेंस कितनी थी 2। सपोज करो ये मीटर में है, ये वैल्यू किस में है, मीटर में, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर और ये 3 मीटर। तो अगर फर्स्ट मास 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, सेकंड मास 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर रहेगा, 3 मीटर के डिस्टेंस पर। 3 मीटर के डिस्टेंस पर रहेगा मतलब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में रहेगा। 3 मीटर की जो डिस्टेंस रहेगी वो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच बिल्कुल बीच में रहेगी। इसका मतलब अगर हमारे पास दो मासेज है, उन दोनों का मास अगर इक्वल है तो उनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उन दोनों मासेज के मिड पॉइंट पर आएगा। क्या कहा हमने,
हमने कहा कि x की वैल्यू है x1 प्लस x2 अपॉन 2। अगर हमारे पास क्या कहा कि दोनों के मास अगर इक्वल है, ये वैल्यू आई थी, उनमें दोनों के मास अगर इक्वल पुट कर दिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों के मास इक्वल है तो जो सेंटर ऑफ मास है उन दोनों के मिड पॉइंट पर आएगा। तो हमने कहा कि सेंटर ऑफ मास अगर दो पार्टिकल्स है तो उसका सेंटर ऑफ मास किससे देते हैं हम, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। मास इक्वल है तो दोनों की जगह m पुट कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब ये तो किसके लिए लिया हमने, दो पार्टिकल्स के लिए। अगर 3 पार्टिकल्स का सिस्टम है, 3 पार्टिकल्स रखे अगर एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर ऊपर क्या ऐड हो जाएगा, m3 प्लस x3 और अपॉन में क्या आ जाएगा, m3। अगर 3 पार्टिकल्स है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये वैल्यू आएगी। अगर 4 पार्टिकल है तो वहाँ पर और कितना ऐड हो जाएगा, m4 प्लस x4 और यहाँ पर अपॉन में क्या ऐड हो जाएगा, प्लस m4। तो ऐसा ऐड होते जाएगा। तो अगर हमारे पास कितने पार्टिकल्स का सिस्टम है, n पार्टिकल का सिस्टम है। कितने पार्टिकल का सिस्टम है, अगर n पार्टिकल का सिस्टम है तो उसके लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, nth पार्टिकल तक। अगर 2 पार्टिकल थे तो कहाँ तक गया, m2 x2 तक गया। 3 पार्टिकल थे तो कहाँ तक गया, m3 x3 तक गया। अगर 10 पार्टिकल है तो कहाँ तक जाएगा, m10 x10। तो अगर n पार्टिकल है तो कहाँ तक जाएगा, mn xn। और होल अपॉन में यहाँ पर क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 एंड सो ऑन mn, ये लिख देंगे। तो अगर हमारे पास इसे एक्सप्रेशन को हम nth पार्टिकल के लिए जो कहाँ पर है x एक्सिस पर रखे हैं उसके लिए अगर एक्सटेंड करें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं समेशन mi xi। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन mi xi अपॉन समेशन mi। इस पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये जो है ये किसका सिंबल है, ये है सिंबल सिग्मा, ग्रीक लेटर है जिसको हम क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन। समेशन मतलब इन सभी का सम, इन सभी के सम को हमने इस सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या है, समेशन mi xi। लिखने का तरीका क्या है, देखो मतलब पहले i के स्पेस पर हम क्या लिखेंगे, 1, तो ये फर्स्ट वाली स्टेप आ जाएगी, प्लस फिर इस i के स्टेप पर क्या आएगा, 2, तो ये सेकंड टर्म, प्लस लगा दिया, क्या प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। फिर प्लस x की स्पेस पर क्या लिखेंगे, i की स्पेस पर क्या लिखेंगे, दोनों i की जगह पर 3। फिर ऐसा कहाँ तक लिखेंगे, mn xn तक। अपॉन में भी वही है, यहाँ पर क्या लिखे, समेशन mi। क्या लिखा है, समेशन mi। इसका मतलब क्या है कि पहले i की स्पेस पर क्या आ जाएगा, 1, तो ये i की स्पेस पर 1। फिर प्लस i के स्पेस पर क्या आएगा, 2, तो ये आ गया 2, प्लस 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा कहाँ तक आएगा, n तक। तो ये हमने लिख दिया कि इसको शॉर्ट में कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक। तो इसको शॉर्ट में हमने इस टाइप से लिख दिया। तो ये तो किसके लिए है कि जब हमारे पास 2 पार्टिकल है और दोनों पार्टिकल कहाँ पर है, x एक्सिस पर। लेकिन अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों पार्टिकल कहाँ पर हो, x एक्सिस पर। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो 2 पार्टिकल है हमारे पास वो कहाँ पर हो, x एक्सिस पर। हो सकता है वो एक्स वाई प्लेन में हो। क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो कहाँ पर हो, एक्स वाई प्लेन में। तो अगर हमारे पार्टिकल्स कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। उसमें हमने 3 पार्टिकल ले लिए, 1 2 3। ठीक है, हमने कितने पार्टिकल लिए, 3 पार्टिकल, m1 m2 एंड m3। कितने पार्टिकल लिए, 3 पार्टिकल, m1 m2 m3। अब ये तीनों पार्टिकल कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में। मतलब इस पार्टिकल की y एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस रहेगी, x एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस रहेगी इन तीनों पार्टिकल्स की। देखो इस पार्टिकल की y एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस है और y एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस है और x एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस है। तो उनके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x3 y3,
m2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 y2। m1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1। ठीक है, मतलब इस पार्टिकल के x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, x1, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, y1। तो अब अगर इन तीन पार्टिकल्स का मुझे क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास, क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3 अपॉन x1 प्लस अपॉन में क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आ जाएगा। इसी टाइप से किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 m1 प्लस y2 m2 प्लस y3 m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी टाइप से किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू, z है क्या, नहीं, अभी तो सिर्फ x और y है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर हमारे पास 3 पार्टिकल्स है, क्या है हमारे पास 3 पार्टिकल्स m1 m2 और m3, m1 m2 और m3 3 पार्टिकल्स का अगर सिस्टम है और वो कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में। इसके पहले हमने क्या लिया था कि वो सिर्फ कहाँ पर था, एक्स एक्सिस पर, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो एक्स एक्सिस पर हो, वो एक्स वाई प्लेन में भी हो सकता है। तो अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसके एक्स एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस होगी, तो ये हमने ले लिया। ठीक है, तो उसके लिए सपोज करो यहाँ पर कहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास है, तो वहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हमने क्या कंसिडर कर लिए, एक्स वाई। तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी और वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। अब अगर एक और नया एग्जाम्पल ले, ठीक है, हम एक और नया एग्जाम्पल ले यार, चलो, तो ये जो पार्टिकल्स है, इन तीनों पार्टिकल्स ने मिलकर क्या बनाया, ट्राइंगल। इन तीनों पार्टिकल्स ने मिलकर क्या बनाया, ट्राइंगल। तो अगर इन तीनों मासेस की वैल्यू कितनी है, अगर सेम है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m, तीनों मासेस की वैल्यू क्या है, अगर सेम है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ भी m आएगा, यहाँ भी m आएगा, यहाँ भी m, तीनों में से m क्या आ जाएगा, कॉमन। यहाँ m प्लस m कितना हो जाएगा, 3m। ये होगा, ऊपर के m से नीचे का m कैंसिल, ऐसा ही होगा ना, सभी में से m कॉमन आएगा, ऊपर क्या बचा, x1 प्लस x2 प्लस x3, और अपॉन में m प्लस m कितना हो जाएगा, 3m। ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताओ। सभी हमने क्या कहा, सभी m की वैल्यू सेम है, तो यहाँ भी m आ जाएगा, यहाँ भी m आ जाएगा, यहाँ भी m, सभी में से m को कॉमन निकाला, ये m को कॉमन निकाल लिया, फिर ये m प्लस m कितना हो जाएगा, 3m। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी टाइप से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। मतलब अगर हमारे पास 3 पार्टिकल का सिस्टम है और उसका अगर उन तीनों पार्टिकल्स का अगर मास सेम है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसका जो सेंटर ऑफ मास है इस ट्राइंगल के सेंटर पर कोइंसाइड करेगा, कि इन तीनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल का जो सेंटर रहेगा, उस ट्राइंगल का जो सेंटर रहेगा, उसी सेंटर पर इनका क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास। इस ट्राइंगल का ये कोऑर्डिनेट किसके है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये सेंटर, कोई ट्राइंगल का सेंटर है, उसका कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब अगर तीनों मास सेम है, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है उस ट्राइंगल के, इन तीनों मास ने मिलकर जो ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल के सेंटर पर रहेंगे। अब ये हमने क्या लिया, पहले हमने लिया कि सिर्फ x एक्सिस पर है, फिर बाद में हमने क्या लिया कि एक्स वाई प्लेन में है। अब ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है, फ्री स्पेस में है। मतलब पार्टिकल सपोज करो यहाँ पर है, पार्टिकल क्या है, यहाँ पर है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये ऊपर है वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस इस टाइप से बाहर निकल रहा है। जेड एक्सिस कहाँ निकल रहा है, इस टाइप से बाहर। तो अब मैं पेन से यूँ बाहर तो नहीं बना सकता ना, तो इसलिए हमने उसको क्या करा, थोड़ी सी तिरछी लाइन से हमने जेड एक्सिस को बोर्ड पे बना दिया, क्योंकि हम बोर्ड पे ऐसा बाहर तो बनाते हुए, दिखाते हुए नहीं बना सकते। तो हमने सपोज किया कि अगर हमारा कोई पार्टिकल यहाँ पर है, तो उस पार्टिकल के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस से कुछ डिस्टेंस रहेगी, तीनों एक्सिस के लिए उसके कुछ कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो इन 3 पार्टिकल को हमने कहाँ कंसिडर कर लिया कि वो कहाँ पर है, यहाँ पर
फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में है तो उसकी एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस से कुछ डिस्टेंस रहेगी, तीनों एक्सिस के कुछ कोऑर्डिनेट रहेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक्स वाई और जेड। तो फ्री स्पेस में अगर हमारा पार्टिकल है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक्स वाई जेड। तो जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, z1 m1 प्लस z2 m2 प्लस z3 m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये वाई के, और ये जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो देखो हमने क्या कहा, हमने एक्स एक्सिस के लिए निकाला, एक्स वाई प्लेन में अगर पार्टिकल है तो उसके लिए निकाल लिया, और अगर फ्री स्पेस में पार्टिकल है तो उसके लिए ये हमारे कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। इसी को हम क्या कर सकते हैं, एन पार्टिकल्स के लिए, इसी को हम क्या कर सकते हैं, एन पार्टिकल्स के लिए क्या कर सकते हैं, बोलो जल्दी से, एन पार्टिकल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं कि अभी तो हमने कितने पार्टिकल लिए, सिर्फ 3 पार्टिकल लिए। अगर ऐसे हमारे पास कितने पार्टिकल है, एन पार्टिकल, तो एन पार्टिकल के लिए इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सभी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, उस टाइप से लिख लेते हैं हम। एन पार्टिकल के लिए बोलो जल्दी से क्या वैल्यू हो जाएगी इनकी। तो एन पार्टिकल अगर है हमारे पास तो एन पार्टिकल के लिए इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस डैश 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 एक्स एन एम एन अपॉन प्लस एंड सो ऑन एम एन। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कहाँ तक जाएगा, एक्स वाई एन एम एन अपॉन डैश 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 कहाँ तक, एम एन तक, कहाँ तक, एम एन तक। जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट कहाँ तक जाएगा, प्लस जेड एन एम एन अपॉन कहाँ तक, एम एन तक। ये हो जाएगा। तो जहाँ पर ये x1 x1 x2 x3 ये क्या रहेंगे, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, मतलब मास m1 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, मास m2 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ये y1 y2 y3 क्या रहेंगे, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। z1 z2 z3 क्या रहेंगे, z एक्सिस के कोऑर्डिनेट, मतलब मास m1 का z एक्सिस के से कितना डिस्टेंस है, मास m2 का z एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एम आई अपॉन समेशन एम आई। ये लिख सकते हैं ना इसको, इसके पहले बताया अभी समेशन में। इसी टाइप से y को क्या लिख सकते हैं, समेशन वाई आई एम आई अपॉन समेशन एम आई। इसी टाइप से z एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, बोलो जल्दी से, z को क्या लिख सकते हैं, समेशन जेड आई एम आई अपॉन समेशन एम आई। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखो, अब हमने क्या कहा कि अगर समेशन एम आई इज इक्वल टू कितना हो, कैपिटल एम, मतलब सभी समेशन एम आई क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस एंड सोन कहाँ तक, mn तक, मतलब सभी पार्टिकल्स का मास, सभी पार्टिकल्स का मास, ये क्या है, टोटल मास। तो उन सभी पार्टिकल का टोटल मास हमने कितना कंसिडर कर लिया, कैपिटल एम। सभी पार्टिकल्स का टोटल मास हमने कितना कंसिडर कर लिया, कैपिटल एम। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं समेशन एक्स आई एम आई अपॉन कैपिटल एम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन एक्स आई एम आई अपॉन कैपिटल एम। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन एक्स आई एम आई अपॉन कैपिटल एम। इतना क्लियर है सभी को। अब ये तो हमने क्या ले लिया, सभी की पोजीशंस ले ली। अब अगर इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो हमने क्या कहा कि ये जो एक्स आई वाई आई जेड आई, एक्स आई वाई आई जेड आई, ये क्या है, ये आइथ पार्टिकल, कौन से पार्टिकल, आइथ, मतलब हो सकता है 10वां हो या 12वां हो या 15वां हो या 20वां, ऐसे आइथ पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है। एक्स आई वाई आई जेड आई क्या है, फर्स्ट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x1 y1 z1। सेकंड पार्टिकल की क्या रहेंगे, x2 y2 z2। ऐसे आइथ पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, एक्स आई वाई आई जेड आई। तो ये क्या है, आइथ पार्टिकल के कोऑर्डिनेट। तो अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में उसको हम क्या लिखेंगे, आर आई, क्या लिखेंगे, आर आई।
और आर आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। ये आर आई क्या हो जाएगा, ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। आर आई क्या है, ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, और वो किसके इक्वल रहेगा, एक्स आई आई के प्लस वाई आई जे के प्लस जेड आई के। तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर ये आर आई क्या है आर आई, ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, कि जो आईवे नंबर पे जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर की बात करनी, किसकी बात करूं मैं, अगर सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर की, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया आर से, और वो कितना रहेगा, कैपिटल एक्स आई के। देखो एक्स एक्सिस ये क्या है, कैपिटल एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास, ये वाई एक्सिस के पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, ये जेड एक्सिस के पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो किसके इक्वल रहेगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, क्योंकि ये एक्स वाई और जेड ये किसके कोऑर्डिनेट थे, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट थे। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के। तो उससे अगर इन सभी को कंबाइन करके हमें अगर आर की वैल्यू लिखनी है तो आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, समेशन, क्या लिख सकते हैं, समेशन, ये क्या है एक्स, ये क्या है एक्स वाई, सभी जगह एक्स लिख दिया मैंने, ये वाई यहाँ पर क्या आएगा जेड। तो ये एक्स आई वाई आई जेड आई, तो इसी की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, आर आई एम आई अपॉन कैपिटल एम, ये लिख सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, समेशन आर आई एम आई अपॉन कैपिटल एम, कि एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास के लिए एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के सेंटर ऑफ मास के लिए वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, जेड एक्सिस के सेंटर ऑफ मास के लिए, मतलब ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर में कोऑर्डिनेट कौन सा रहेगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो R इज इक्वल टू क्या रहेगा, समेशन आर आई एम आई अपॉन कैपिटल एम। अब ये क्या था हमारा ओरिजिन, ये एक्स आई वाई आई आर आई ये सब कहाँ से है, कहाँ से पोजीशन बता रहे हैं, हमारे ओरिजिन से। तो हमने इस पॉइंट को क्या लिया था, ओरिजिन। अब अगर हम सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान ले, अगर हम क्या कंसिडर कर ले कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वही क्या है, वही क्या है, ओरिजिन है। सेंटर ऑफ मास जो है वही उसी को अगर हम ओरिजिन ले ले तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सेंटर ऑफ मास को अगर हमने क्या कंसिडर कर लिया, ओरिजिन, तो उस ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है, 0। हमने क्या कहा, सेंटर ऑफ मास को ही अगर हम ओरिजिन कंसिडर कर ले तो ये सब क्या थी, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास से ही डिस्टेंस कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो हमने क्या कहा कि हम अगर सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन कंसिडर कर ले तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आर की वैल्यू 0 मतलब समेशन आर आई एम आई अपन कैपिटल एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये एम यहाँ पर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मतलब समेशन आर आई एम आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समेशन आर आई एम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हम अगर किसी भी ऐसे पार्टिकल की बात करें, अभी तक हमने किसकी बात करी, पार्टिकल की। अब अगर हम किसी बॉडी की बात करें, ठीक है, किसी रिजिड बॉडी की बात करें, तो रिजिड बॉडी को हम बहुत सारे पार्टिकल्स का सिस्टम मान सकते हैं। अब ये अगर हमारे पास मार्कर है तो ये मार्कर क्या है, अगर हमने कंसिडर कर लिया ये एक रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। कौन से पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। जो हमारे कोई भी बॉडी है वो बॉडी किससे मिलकर बनी है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स से मिलकर बनी है। कोई भी बॉडी किससे मिलकर बनी है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स से मिलकर बनी है। तो मॉलिक्यूल और एटम्स क्या है, इसके पार्टिकल्स है। अब इसमें हम समेशन, यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते कि एस इज इक्वल टू क्या रहेगा, समेशन एक्स आई एम आई अपॉन कैपिटल एम। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इस बॉडी को
सभी पहला मॉलिक्यूल प्लस दूसरा मॉलिक्यूल प्लस तीसरा मॉलिक्यूल, इन सभी मॉलिक्यूल्स को ऐड करना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे, हम ये कंसिडर कर लेंगे कि हमारे पास सपोज करो ये अगर कोई रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, तो ये भी क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, और वो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत पास है, वो पार्टिकल्स क्या है, बहुत एक दूसरे के बहुत पास है। तो हम इन पार्टिकल्स का सम करने के बजाय हम क्या कर लेंगे, इनके एलिमेंट्स के, एक एलिमेंट ले लिया, ये एक दूसरा एलिमेंट ले लिया, ये एक तीसरा एलिमेंट ले लिया, ऐसे एलिमेंट्स का हम क्या कर लेंगे, समेशन लेंगे। तो हमने सपोज किया कि इस एलिमेंट का मास कितना है, dm1, फर्स्ट एलिमेंट का मास कितना है, dm1, सेकंड एलिमेंट का मास कितना रहेगा, dm2, ऐसे ith एलिमेंट का मास कितना रहेगा, dmi, ith एलिमेंट का मास कितना रहेगा, dmi। तो वहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी समेशन, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हम लिखेंगे xi dmi अपॉन समेशन dmi, ये लिखेंगे, ये था ना हमारा, क्या था, समेशन mi, x इज इक्वल टू क्या था, समेशन xi mi अपन समेशन mi। तो हमने क्या कहा कि अगर हम किसी एक रिजिड बॉडी की बात करें, तो रिजिड बॉडी में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन सभी पार्टिकल्स का सम निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उनके एलिमेंट्स का, एक छोटे से एलिमेंट मास ऑफ एलिमेंट ले लिया, एक दूसरा मास ऑफ एलिमेंट लिया, एक दूसरा मास ऑफ एलिमेंट लिया, ऐसे बहुत सारे मास ऑफ एलिमेंट, उसको चलो हम डेल से रिप्रेजेंट कर देते, थोड़ा बड़ा मास ऑफ एलिमेंट इसलिए उसको हम, तो डेल m1 डेल m2, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समेशन xi डेल mi अपन समेशन डेल mi। अब ये जो समेशन है, समेशन xi डेल mi, अब अगर इन एलिमेंट्स को हम छोटा करता जाए, ये हमने बड़ा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट को क्या है, थोड़ा छोटा करें, तो एलिमेंट को जितना छोटा करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही बढ़ते जाएंगे। मैं इतने बड़े बड़े अगर एलिमेंट कट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट में हमारी पूरी बॉडी आ जाएगी। अब अगर इस एलिमेंट को मैं आधा कर दूँ, इस एलिमेंट को क्या करूँ और छोटा करूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर इसको आधा करता हूँ तो 7 से 14 हो जाएंगे, और अगर छोटा करूँगा तो 14 से 28 हो जाएंगे। तो अगर मैं एलिमेंट्स का मास अगर छोटा करते जाऊँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और ऐसा अगर हम बहुत छोटा एलिमेंट ले लें, तो बहुत छोटा एलिमेंट लेंगे तो समेशन xi डेल m को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंट्रीगेशन से। समेशन की जगह हम क्या ले लेंगे, इंट्रीगेशन ले लेंगे। और इस एलिमेंट को छोटा, तो छोटे एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dm से। और ये जो x है इसको हम पीछे लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इस x को पीछे लिख दिया, इस डेल m को आगे लिख दिया। और ये डेल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि छोटा सा एलिमेंट, कैसा एलिमेंट, बहुत ही छोटा एलिमेंट है। तो समेशन xi डेल mi को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या लिख देंगे, समेशन dm xi, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को ऐसा ही रहने देते हैं, चलो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x dm। इसी टाइप से समेशन yi डेल mi को हम क्या लिख देंगे, समेशन y dm। और समेशन zi डेल mi को हम क्या लिख देंगे, समेशन z dm, ठीक है। और ये जो है हमारा समेशन डेल m, समेशन डेल mi, समेशन डेल mi को हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन dm, ये लिख देंगे। तो इस कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसा है, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही पास पास है, जो पार्टिकल्स है कैसे बहुत पास पास है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये किसके इक्वल रहेगा, टोटल मास के इक्वल रहेगा, यही किसके इक्वल रहेगा, टोटल मास के इक्वल। तो ये जो x है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके स्पेस पर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन xm। तो ये मैंने लिखा इंटीग्रेशन x dm।
और ये जो अपॉन का डी एम है इसकी जगह तो हम क्या लिख देंगे कैपिटल एम, तो ये अपॉन में मैंने लिख दिया कैपिटल एम। इसी टाइप से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन y डी एम अपॉन कैपिटल एम। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन z डी एम अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन r डी एम अपॉन कैपिटल एम। फिर से अगर हम क्या लेते हैं, फिर से अगर हम सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं तो इन सभी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। इन सभी की इस आर डी एम की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। आर डी एम की वैल्यू 0 के इक्वल है, मतलब एक्स वाई और जेड इन सभी की भी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास एक होमोजीनियस बॉडी है, कैसी बॉडी है, होमोजीनियस बॉडी। होमोजीनियस बॉडी मतलब जहाँ पर सभी जगह पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, सेम हो। अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है जहाँ पर सभी जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, सेम हो, मतलब अगर होमोजीनियस बॉडी में हम किसकी बात करेंगे, रिंग्स की बात करेंगे, डिस्क, स्फेयर और रॉड। तो अगर हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, मैंने क्या ले ली, एक रॉड ली। अब ये जो रॉड है ये इस टाइप से ली कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में जितना मास है उसके नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में भी उतना ही मास है, उसके नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में भी उतना ही मास है, मतलब हर एक यूनिट डिस्टेंस में उन सभी का मास कैसा है, सेम है। तो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस बॉडी। अब इस होमोजीनियस बॉडी का अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इस होमोजीनियस बॉडी का जो जियोमेट्रिक सेंटर रहेगा, इस होमोजीनियस बॉडी का जो जियोमेट्रिक सेंटर रहेगा वहीं पर इसका क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास। कि अगर ये 10 सेंटीमीटर की इसकी डिस्टेंस है तो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या रहेगा इसका जियोमेट्रिक सेंटर, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या रहेगा इसका सेंटर पॉइंट, और वहीं पर इसका क्या रहेगा, वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो इसका प्रूव करके बताते हैं इसको कि अगर हमारे पास एक रॉड है, हमने रॉड ले ली, कैसी रॉड ली कि उसकी जो विड्थ और ब्रेथ है, विड्थ और ब्रेथ कितनी है, नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटी है। और अगर ये कैसी है, सिलेंडर के शेप में है, तो इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा है। या तो ऐसी ले लो या ऐसी ले लो, कुछ भी ले लो, और बिल्कुल कैसी होमोजीनियस है, मतलब सभी जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेम। तो इसको हमने कहाँ रख दिया, सपोज करो एक्स एक्सिस पर रखा, और इसका जो जियोमेट्रिक सेंटर है, इसका जो जियोमेट्रिक सेंटर है उस पर हमने क्या ले लिया, ओरिजिन। इसके जियोमेट्रिक सेंटर पर क्या ले लिया, ओरिजिन। ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो ये अगर ओरिजिन 0 है तो इधर x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और इधर x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा मास एलिमेंट लिया जिसका मास कितना है, dm। इधर हमने उतनी ही डिस्टेंस पर, इधर x डिस्टेंस पर लिया, इधर कितनी डिस्टेंस पर लिया, x डिस्टेंस पर, तो इधर कितनी डिस्टेंस पर रहेगा, -x डिस्टेंस पर। तो -x डिस्टेंस पर हमने मास ले लिया dm, दोनों जगह मास dm लिया। तो इधर का जो मास है ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इधर का जो इंटीग्रेशन x dm है, इधर वाले की वैल्यू आएगी नेगेटिव, इधर वाले की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो x dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब सेंटर से इस साइड जितना मास, सेंटर के इस साइड भी उतना ही मास, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस। तो हमारा जो x dm है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। लेफ्ट साइड नेगेटिव तो राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव तो राइट साइड पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो x dm